बच्चा आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या कमियां रह गई थी। बहुत मेहनत करी वैज्ञानिकों ने, केमिस्ट रसायनज्ञों ने। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया संकरण। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में बताया था, पहले मैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में आपको डिफरेंस बता दूँ, काफ़ी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये हमारा शॉर्टकट, मतलब बिल्कुल एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। सिग्मा बंध और पाई बंध। पहला तो क्या है इसमें होता है अक्षीय अतिव्यापन। इसमें होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। ठीक है। दूसरा अंतर है, ये SP और PP कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। ये बनता है PP, PD और DD कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। ठीक हो गया। ये सिलेबस में आपका है नहीं, ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा मैं। तीसरा जो है, ये जो है प्रबल बंध होता है। इसका अतिव्यापन बहुत ज़्यादा होता है तो प्रबल बंध होता है। ये अपेक्षाकृत दुर्बल बंध होता है। ठीक है। चौथा जो अंतर हम इसमें देखेंगे, इसमें कोई भी नोडल तल नहीं होता। कोई भी नोडल तल नहीं होता। इसमें नोडल तल होता है। नोडल तल होता है, मतलब देखिए ये हुआ ना, इसके ऊपर जो हमारे कक्षक हैं, क्या अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन कहते हैं ना, ये हुआ नोडल तल। ठीक हो गया। पांचवा जो है, इसमें जहाँ सीमाबंद होगा वहाँ परमाणु का मुक्त घूर्णन संभव होगा। यहाँ पर परमाणु का मुक्त घूर्णन, ठीक है ना, इसमें शॉर्टकट कर दिया, इसमें घूर्णन, इससे मुक्त घूर्णन संभव है। इससे मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। ठीक है। ये प्रबल होगा तो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। ये कम क्रियाशील है। ठीक है। ये अधिक क्रियाशील, इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, अनस्टेबल होता है। यानी जो स्टेबल होगा कम क्रियाशील, जो अनस्टेबल होगा अधिक क्रियाशील। सातवां, यह पाई बंध की अनुपस्थिति में भी बन सकता है, परंतु यह सिग्मा बंध की अनुपस्थिति में नहीं बनेगा। की अनुपस्थिति में नहीं बनेगा। कहीं माना सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। तो डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी का ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड तभी बनेंगे जब पहला अतिव्यापन सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है, दूसरा तब जाके पाई बॉन्ड के लिए अतिव्यापन होता है। आठवां, यह अणु की आकृति का निर्धारण करता है। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर समझेंगे इसको। अणु की आकृति का निर्धारण करता है। यह अणु की आकृति का निर्धारण नहीं करता। आकृति का निर्धारण नहीं करता। मैंने शॉर्टकट बुक में भी काफ़ी लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट बना दिया है। अब इसे लिख लें, चाहे किताब से देख लें, चाहे जो भी होगा, एग्जाम में लिखने को आते हैं। आप कम से कम 4 डिफरेंस आपको लिखने होते हैं, ज़्यादा लिखने तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए।
ठीक हो गया। ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बीच में डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी रह गई थी। इसके लिए पहले हम मीथेन का एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। CH4 हमारा मीथेन है। मीथेन को हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसका हम स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके s के, विपरीत चक्रण वाले ऐसे आएंगे और इसमें p के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब चूंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन के करीब आने से क्या होगा, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफरेंस लगभग समान है, मतलब डिफरेंस बिल्कुल नहीं है इसमें, है ना, मतलब नहीं के बराबर है। तो ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है। तो जो प्रथम एक्साइटेड स्टेट जो होगा इसका, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये ओवरलैपिंग के लिए क्या है, रेडी है। ठीक हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन का जो होता है, 4 हाइड्रोजन को ऐसे लिख लें। 4 जो हाइड्रोजन के जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, 1s1 होता है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम इनको विपरीत चक्रण दिखा देते हैं, क्योंकि इनमें विपरीत चक्रणों का इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, बताया था। ठीक है। अब क्या होगा, जब ओवरलैपिंग होगी तो इनके बीच में बनेगा बॉन्ड। एक बॉन्ड ये बन रहा है, ठीक है ना, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, इनके बीच में व्यापन होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, फिर तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर चौथा सिग्मा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2s और 1s, एक जो सिग्मा बॉन्ड है, जो पहला सिग्मा बॉन्ड है, ये 2s और 1s के बीच में बन रहा है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा है, 2p और 1s के बीच में बन रहा है। ये भी 2p और 1s के बीच में बन रहा है, ये भी 2p और 1s के बीच में बन रहा है। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पर s की आकृति अलग होती है, p की आकृति अलग होती है, तो नेचुरल सी बात है कि इनमें जो बॉन्ड का जो डिजाइन होगा, स्ट्रक्चर होगा या बॉन्ड लेंथ होगी, अलग अलग होगी, है ना। चारों बॉन्ड इसमें लगभग डिफरेंट होंगे एक दूसरे, भले ये 3 समान भी हो जाए, पर इनमें मतलब बॉन्डों में बॉन्ड जो है डिफरेंट टाइप के होंगे। ये बॉन्ड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और यहीं पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है फेल कर गई। ठीक है। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि सभी बंध जो होते हैं CH4 के समतुल्य और समान आकृति ऊर्जा के होते हैं। तो यहां से संकरण का बर्थ हुआ। संकरण का जो कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग है यहां से आई है। तो संकरण की शुरुआत हम यहां से करेंगे। संकरण की शुरुआत अब हम वहां से करने जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो होंगे इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होकर नए तरीके के, अब क्या होगा, यहाँ तो 1s तो कॉमन है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी इसमें, ये आपस में क्या होंगे, दोबारा से इनमें जो है शेप दोबारा से बनाया जाएगा इनका। समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका शेप दोबारा से बनाया जाएगा। अभी समझ लेगी, ये समझ लीजिए कि ये एक लड्डू हैं, 3 इनके लड्डू हैं, लाल प्रकट लड्डू दे रखे इन्होंने। तो इनको आपस में मिला करके दोबारा से हम जो है 4 जो है समान आकृति की हम क्या बनाएंगे, कक्षक बनाएंगे। ठीक है, इनको मिला देते हैं। अब इनका नाम भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इनका स्वाद चेंज हो गया इनका, है कि नहीं। अब इनका नाम चूंकि S है, ये 2s है, ये P है ना। एक S
और 3p ने मिलकर के ये कक्षक बनाए हैं दोबारा से। समझ आ रहा है कि इन तीनों को मिला करके इन तीनों को हमने क्या किया, मिक्स करके हमने बनाए। तो मिक्स करके जो नए प्रकार के जो हाँ कक्षक बने हैं इन्हें बोलते हैं संकरित कक्षक। क्या बोलेंगे इनको, संकरित कक्षक बोलेंगे। इनकी ऊर्जा अलग हो जाएगी, इनकी आकृति अलग हो जाएगी, इनका शेप अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका नाम भी अलग हो जाएगा। तो नाम में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक 103 भी बनाएंगे तो इस प्रत्येक का नाम sp3 कक्षक माना जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के हमारे हैं। अब जो चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, जो चारों जो सिग्मा बॉन्ड हैं यहाँ पर, ये s और sp3 कक्षकों के अधिव्यापन से बन रहे हैं, जो कि समान लगभग समान है, समान आकृति, ऊर्जा और आकार के होते हैं। यही हमारा संकरण हुआ। अब मैं संकरण के आपको नियम बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं संकरण के नियम क्या है। तो यहाँ पर संकरण के लिए परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, उनको नियम भी बोल सकते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो नियम है इसमें यह है, एक ही परमाणु अथवा आयन की लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में संकरित हो सकते हैं। अब मैं इसका सारे नियम को एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ कम हो जाए, कम समय में अधिक मैटर आपको मिल जाए। तो मैं एक साथ इनको पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बच्चों। 1 सेकेंड। नियम दूसरा है, संकरण के पश्चात बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर होती है, ठीक है नहीं। माना कि एक s और एक p कक्षकों में संकरण हो रहा है, तो 2 sp कक्षक बनेंगे, इनका नाम sp होगा। यदि एक कक्षक एक s और 2p अगर कक्षक आपस में संकरित हो रहे हैं तो 3 कक्षक बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे, 3 संकरित हो रहे हैं, तो इनका नाम sp2 अलग नाम होगा इनका। इसको हम आगे और डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो जितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं उतने कक्षक संकरण के पश्चात बनेंगे। अगला जो है, संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है। जितने संकरित कक्षक हमारे बन रहे हैं इनकी आकृति बराबर होगी, ऊर्जा बराबर होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट यह है, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होगा, इससे हम कॉन्सेप्ट पर निकले हैं कि संकरण में रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक भाग ले सकते हैं, ठीक हो गया। 5वां पॉइंट, संकरित कक्षकों का नाम संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों पर निर्भर करता है, जो कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। 6वां पॉइंट, संकरण की संकल्पना सिग्मा बॉन्ड व लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए है, पाई बॉन्ड का इससे कोई संबंध नहीं, ठीक है। और संकरित कक्षकों का आकार बिल्कुल देखो अलग हो जाता है। जैसे हमारा एस कक्षक है, बिफोर संकरण एस कक्षक कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये डंबल शेप के होते हैं, ये डबल डंबल शेप के होते हैं। तो संकरण के पश्चात जहाँ कहीं आपका ऐसे अगर एक बड़ा लोब एक छोटा लोब दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर संकरण हुआ है। तो संकरण की पहचान है। संकरित कक्षकों की पहचान के लिए हम इस तरीके के हम ऑर्बिटल बनाते हैं और कहीं कहीं पर स्मॉल लोब को हटा भी देते हैं। यानी कि सामान्यतः जो हमारा एक लोब है वो इन लोबों से आकार में थोड़ा चौड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। ये संकरित कक्षकों को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, सबको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यह संकरित कक्षों में ओरिएंटेशन इस तरह होता है ताकि प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन कम से कम हो। इस तरह ये एक प्रकार की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। यहाँ से इनमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो जाता है।
तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियाँ रही उसको संकरण के कॉन्सेप्ट ने कई वैज्ञानिकों के आपस की मेहनत के पश्चात इस ये परिकल्पना आई और इन्होंने संकरण के जरिए जो है इनमें एक प्रकार की ज्यामिति का निर्धारण किया, जिसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। इसमें आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, संकृत कक्षक होते हैं ये शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी आबंध बनाते हैं क्योंकि अधिक दिशात्मक होते हैं। अब यहाँ पर हम संकरणों के प्रकार, कितने प्रकार संकरण होते हैं इसको हम देखेंगे। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं। यदि एस कक्षक और पी कक्षक आपस में संकृत होते हैं तो ये बनेंगे दो कक्षक बनेंगे, इनका नाम एसपी होगा, इन्हें बोलेंगे एसपी संकरण। ठीक है, एसपी संकरण हो गया। इसका एग्जाम्पल है BeF2 BeCl2। एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। दूसरा जो है, यदि एक एस और दो पी कक्षक आपस में संकृत होते हैं तो तीन कक्षक बनते हैं हमारे यहाँ पर। इनका नाम sp2 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 होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल BF3 है और भी कई एग्जाम्पल है। तीसरा जो है, यदि एक एस तीन पी कक्षक आपस में संकृत होते हैं तो चार कक्षक बनते हैं, जिनको हम sp3 संकृत कक्षक कहते हैं। तो इसको sp3 संकरण कहेंगे। मीथेन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे बता रहा हूँ। अगला है चौथा, एक एस, और सीधे से आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, एग्जाम्पल बुक से देख के भी कर सकते हो, आगे एग्जाम्पल मैं देते रहूँगा आपको। और यदि एक डी कक्षक, पाँच में से एक डी कक्षक यदि संकृत हो रहे हैं तो तीन एक चार, तीन चार पाँच कक्षक बनेंगे। एक दो तीन चार पाँच, sp3d 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 sp3d, इन कक्षकों का नाम sp3d कक्षक होंगे और sp3d संकरण बोला जाएगा। PCl5 में अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि एक एस तीन पी और दो डी कक्षक संकृत होते हैं तो sp3d2। यदि एक एस तीन पी और तीन डी कक्षक संकृत होते हैं तो sp3d3 संकरण होता है। ठीक है ना, तो हमारे संकरण के प्रकार हुए, इनके एग्जाम्पल हम धीरे धीरे कर देखेंगे। फिलहाल आपके कोर्स सिलेबस में इतना ही है और इनके एग्जाम्पल जैसे पाँचों छठा। ठीक है ना, ये तो हमारे संकरण के प्रकार हो गए। बाकी बुक्स में देखिए आपको डिटेल में और देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका यहाँ से हो जाएगा, मेरे विश्वास है। अगर आपका आगे का आपने सब सही ढंग से पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा। बेस मजबूत होना ही बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ये आपका काम है। ठीक है, चलो अब संकरण को समझते हैं, कैसे संकरण होता है। हम पहले BF2 करते हैं। तो यहाँ पर F का परमाणु क्रमांक हमारा 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, यानी कि जो इसको ज़रूरत है ये अतिव्यापन करेगा संकृत बी के संकृत कक्षकों के साथ। संकरण सेंट्रल मेटल एटम का होता है बी का, BF2 बी का संकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो हमारे पास है इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 4 है, 1s2 और 2s2। अब आप देखो यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है कि ये अब हमारे पास पूरा भरा हुआ है, चाहे 1s2 देखा ना 2s2 देखा।
अब चूंकि संकरण अतिव्यापन होगा जो अयुग्मित कक्षक होंगे उनके बीच में होना है, तो अब क्या होता है यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि 2p0 लगभग समान ऊर्जा का कक्षक है, ये भी इसके सामने मौजूद है। तो F के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक अयुग्मित और एक अयुग्मित हमारा ये हो गया, 2s1 2p1 हो गया। अब यहाँ तक तो बात हमारी पहले तक की सही चल रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दो जो हमारे कक्षक हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, केवल कक्षक अब संकरित होंगे। यहाँ पर संकरण हो रहा है, कौन सा संकरण, sp संकरण हो रहा है, दो कक्षक उनने संकरित हमारे पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दो उनको। अब जाके ये जो दो संगीत कक्षक हैं p के 2p से हम क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। f है हमारा, इसको ऐसे कर लो, ये 2p इलेक्ट्रॉन है, 2p कक्षक है हमारा, ठीक है ना। f का 2p कक्षक है, ठीक है। ये इसका बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर जो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, sp 2sp 2p में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। 2sp और 2p, यानी sp p कह लें सिंपल सा। तो ये हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसमें रिपल्सन कम होता है, ठीक है ना। तो इसका जो शेप होता है, जो sp संकेत कक्षक होते हैं, ये लीनियर शेप के होते हैं, ठीक है। एक हो गया, छोटा बड़ा हो गया लोग, ठीक हो गया। ये हमारा BF2 हमारा हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है spp। इसी प्रकार BeCl2 BF3 की यदि हम बात करते हैं, तो बोरोन का जो होता है, बोरोन संकरण बोरोन का होगा। बोरोन का परमाणु 5 इसका जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब इसमें चाहिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो F के संपर्क में आने से क्या होगा, एक्साइटेशन होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे जो उत्तेजन के पास है ना, एनर्जी मिलेगी फ्लोरीन से, ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ चले जाएंगे। अब इनमें क्या होगा, संकरण होगा, 3 कक्षक बनेंगे हमारे, sp2 संकरित 3 कक्षक बनेंगे। ये क्या हो रहा है, संकरण हो रहा है, ठीक है ना। ये 3 कक्षक जो है फ्लोरीन के 3 परमाणु से 3 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे कर लो, ये फ्लोरीन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो sp2 संकरण हो रहा है, इसका अगर ट्राइगोनल आकार का होता है, ये हमारा ऐसे बनना, ठीक है। ये संकरण के बाद इसका आकार ऐसा हो जाएगा, फ्लोरीन परमाणु यहाँ पर आएंगे। ये 120 डिग्री में होता है, ठीक हो गया। ये हमारा sp3 संकरण, इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर ये है, ये हमारा B परमाणु है, ये एक F हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा यहाँ बन गया, ठीक है ना। ये अधूरा बना देता हमने आपको, ये ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, B संकरित कक्षक हमारा है sp2, ये P है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये बना
अधूरा हो गया था। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ कुछ ज्यामिति मैंने बनाई है। देखो जो एसपी संकरण होगा तो रेखीय ज्यामिति होगी कक्षकों की, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना। sp2 संकरण होगा त्रिकोणीय समतलीय और ट्रायंगुलर प्लेनर, इसकी ऐसी होगी, तीन एक दूसरे से 120 डिग्री में अलाइन होंगे। sp3 अगर संकरण होगा तो चतुष्फलकीय होगा, ये प्रत्येक लोब के बीच 109.28 मिनट डिग्री और 28 मिनट का एंगल होगा, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। sp3d जो होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडियल होगा। इसमें जो है तीन जो है हमारे क्या होते हैं, तीन लोब जो है त्रिकोण त्रिभुज के तीनों कोनों में लगे होते हैं, और दो लोब जो है एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। जो हमारे त्रिकोण त्रिभुज के तीनों कोनों में लगे होते हैं ना, इक्वेटोरियल लोब से बोलते हैं, और जो प्लेन के ऊपर और नीचे उन्हें एक्सियल लोब बोलते हैं। एक्सियल लोब जो होता है प्लेन से 90 डिग्री में अलाइन होता है, और तीनों लोब एक दूसरे 120 डिग्री में अलाइन है। जो हमारा sp3d2 है ये अष्टफलकीय होता है। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, चार लोब जो होते हैं इसके चारों कोनों में लगे होते हैं, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो क्या होता है कि ये जो होता है चार फलक ऊपर बनेंगे, चार फलक नीचे बनेंगे, तो इसे अष्टफलकीय बोलते हैं। ठीक है नहीं। तो इसके सेंटर में से ये होगी, ये हमारा ऊपर लगा हुआ सेंटर में, चारों कोनों में जो होते हैं ये एक फलक बन रहे हैं, इसके अष्टफलकीय हो गया। पंचभुजी द्विपिरामिडी, इसमें पंचभुजी ले लो, तो लोब हमारे ऐसे होंगे। ठीक है, एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, तो इसे पंचभुजी द्विपिरामिडियल बोलते हैं। sp3d3 संकरण का हमारा हो गया। ठीक है, इसमें प्रत्येक लोब एक दूसरे 90 डिग्री में लगा हुआ है, ऊपर वाला लोब भी इससे जो है 90 डिग्री में लगा हुआ है, और ये दो लोब एक दूसरे 180 डिग्री में अटैच है। इसी प्रकार यहाँ पर जो होता है 70, प्रत्येक लोब के बीच 72 डिग्री का एंगल होता है, और ये लोब जो होता है ऊपर का लोब जो होता है, एक जो प्लेन के ऊपर है इस प्लेन से 90 डिग्री में अलाइन होता है, और दो लोब जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है एक दूसरे से 180 डिग्री में अलाइन होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारी की ज्योमेट्री हो गई, जो कि हमारा ये ज्योमेट्री की संकल्पना जो बैलेंस ये हाइब्रिडाइजेशन से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों की वजह से आई थी। इसमें भी और कमियां पाई गई जिसको अभी हम आगे देखेंगे, परंतु इससे पहले अभी मैं आपको संकरण निकालना बता रहा हूँ कि आप ऐसा डायग्राम कब तक बनाते रहोगे। तो पहले तो आपको ये याद करना है, इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक इसमें आपको मैं संकरण निकालने के तरीके बता रहा हूँ। दो तरीके हैं, तो स्ट्रक्चर से निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूले से निकालते हैं। इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ पीछे बताई जा चुकी है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप स्ट्रक्चर निकालेंगे तो उससे डायरेक्ट आप संकरण को बता सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है फॉर्मूले का, वो तो और अभी आसान है। बच्चों आज हम आपको यहाँ पर संकरण कैसे ज्ञात करेंगे बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से कैसे हम संकरण को ज्ञात करते हैं। तो दो तरीके हैं इसके। नंबर एक, स्ट्रक्चर देख के बताएंगे। फिर आते हैं हम स्ट्रक्चर से, संरचना द्वारा, और दूसरा फॉर्मूला द्वारा। तो ये तो स्ट्रक्चर से मतलब आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर यदि पता है तभी आप निकाल पाओगे, और फॉर्मूला तो आसान तरीका है, तो ये भी सीखना जरूरी है और ये भी सीखना जरूरी है। एक तरीका है, बॉन्ड है जेड बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो जेड का जो मान होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यदि इसका मान जेड बराबर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 6, 7 यदि आ जाए तो संकरण sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 होगा। और ये जो टेबल है ये इसके लिए भी लागू होगी। ठीक है, फॉर्मूला अलग होगा पर ये इसके लागू होगा। देखते हैं, पहले हम SO3 का लेते हैं। SO3 का हमें स्ट्रक्चर आना जरूरी है। SO3 गैस की यदि बात करते हैं तो देखो इसमें इसमें बॉन्ड हमने देखा था कि 3 बॉन्ड ऐसे बन रहे थे इसके। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक सिग्मा। ठीक है, तो कितना सिग्मा है,
किससे बात कर रहा हूँ? LP कितने हैं? नंबर ऑफ LP 0 हैं। नंबर ऑफ LP कितने हैं इसके? 0 हैं। तो Z का मान कितना आ गया इसमें? 3 + 0 = 3। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? इसमें 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा सल्फर का इसमें। ठीक हो गया? आसान है, बहुत आसान है, पर आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। अब H2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, H H, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ये है, एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को एक लोन पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो Z कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। तो क्या संकरण हो गया इसमें? sp3 हो गया। बहुत आसान है, पर आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अब आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अगला है NH3। NH3 का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, N, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, एक H और एक H। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो Z कितना आ जाएगा इसमें? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4। क्या संकरण होगा इसमें? sp3। अगला SO4 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें? 1 2 3 4। Z कितना आ गया इसमें? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। S का जो लोन इलेक्ट्रॉन है 0 है, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, क्या संकरण हो गया इसमें? sp3। अब PCl5 में फॉस्फोरस का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 आते हैं इसमें। ठीक है ना, इसका ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और इसमें इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसमें? 5 हो रहे हैं। एक्चुअल में जो हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, 3 क्लोरीन यहाँ लगते हैं और 2 क्लोरीन ऊपर लगते हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो Z आ गया 5 + 0, 5 आ गया। क्या आ गया? sp3d। ठीक हो गया। NO3 नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा था? NO नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें LP 0 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो Z कितना आ गया? 3 + 0 = 3। देखो, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसमें लोन इलेक्ट्रॉन है ही भी नहीं। सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो क्या संकरण होगा इसमें? sp2 संकरण होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें H2S का। H2S का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यदि बनाओगे तो ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पर ये होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये हैं। तो Z कितना? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए? 4। कितना आ गया है? sp3। ठीक हो गया। तो इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आप जाके आराम से बिना किसी परेशानी से कि ये बना लेंगे। बहुत आसान है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पे इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है बस। दूसरी मेथड फॉर्मूला मेथड है, बहुत आसान है। इसके लिए जो Z का कैलकुलेशन होता है, Z बराबर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जोड़ेंगे माइनस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज को प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, जो टोटल नंबर मोनोवैलेंट जो है Ca से जुड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं कि आगे इसमें H होगी जिनकी शून्यता 1 होती है,
जितने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, जो हमारे फर्स्ट ए ग्रुप के हैं और हेलोजन एलिमेंट है, उस ग्रुप के सारे जो हमारे आइटम आ जाएंगे वो यहाँ। इनका जो जोड़ देंगे, इनको ऑफ कर देंगे, जेट का जो मान आएगा उसके आधार पर हम संकरण बता पाएंगे। ठीक होगी, हम फटाफट इसे एक्सरसाइज में लेते हैं और समझ में आपको आराम से आ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन में संकरण बताओ कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें संकरण केवल सेंट्रल एटम का ही निकालना है, उसी का संकरण होता है। हम या तो कि संकरण अमोनिया में नाइट्रोजन का निकालो कहेगा तो भी हम निकाल लेंगे, अमोनिया का कहेगा तो भी हम निकालेंगे, उसमें हम नाइट्रोजन नहीं समझेंगे। जो सेंट्रल एटम होता है, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल एटम में चुनाव कैसे करते हैं, आपको तरीका बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो अमोनिया का हम संकरण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे। यहाँ पर इसमें क्या है, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, जेड बराबर हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3 आ गए इसमें, हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 4 आ गया। क्या आ गया संकरण इसमें, sp3। तो ऐसे ही मैं इकट्ठे सारे वो लिख दे रहा हूँ, फिर आगे के करके निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कुछ मैंने यौगिक लिखे हैं, इनके हम संकरण निकाल लें तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, ओ में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 हमारे हाइड्रोजन हो गए, कितना 6 तो 8, 8 का आधा 4, sp3। यहाँ पर जेड कितना होगा हाफ, सी ए में कार्बन में 4 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 0 हैं क्योंकि ये डाइवैलेंट एटम है, और 2 नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है 6, कितना हो गया 6 का आधा 3, कितना आ गया sp2। ठीक है, यहाँ पर जेड कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ, नाइट्रोजन में 5 आ गए, वो तो बाइवैलेंट है, प्लस का 1 हो जाएगा, 5 1 6, 6 का आधा 3, ये भी sp2 हो गया। यहाँ पर जेड SI में 4 होते हैं, S कितना आ गया 4 आ गए, 8 हो गया, 8 का आधा 4, ये कितना आ गया sp3। ऐसे यहाँ पर भी हाफ ऑफ, सल्फर में कितने होते हैं 6, कितने आ गए 4 हो गए, 6 4 10, 5 आ गए, sp3d। ठीक है, बहुत आसान है। जेड सर में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट नंबर ऑफ एटम 2, 6 2 8 का आधा 4, sp3। ऐसे इसमें कितना हो जाएगा हाफ, सल्फर में कितने होते हैं 6, बाइवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एक भी नहीं, बाइवैलेंट 3 है, कोई जरूरत नहीं है, 2 जोड़ दोगे नेगेटिव चार्ज, 6 2 8 का आधा 4, sp3। तो ये संकरण हम ऐसे ही फॉर्मूला से निकालते हैं, बहुत आसान है। अब प्रैक्टिस जो बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको बनाएंगे, फॉर स्ट्रक्चर से भी निकालना सीखना है, इससे भी सीखना है। मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसे आप करेंगे। या आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसमें आप जो सेंट्रल एटम है अंडरलाइन कर रखा है, संकरण आपको ज्ञात करना है, इसमें संकरण ज्ञात करेंगे और मुझे बताएंगे। फिर कॉपी में करना है, मैं चेक करूँगा, जब स्कूल में कॉपियाँ चेक होंगी मैं आप सारा करना आपका चेक करूँगा। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो संकरण के जरिए हमने ज्यामिति का निरूपण किया था कि टेट्राहेड्रल है, ये लीनियर है ना, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो इसमें भी कहीं कहीं पर कुछ अपवाद आ गए, गलतियाँ आ गई। इनको ठीक करने के लिए नई थ्योरी आई है VSEPR थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, VSEPR थ्योरी। तो पहले मैं बताऊंगा किस तरीके से हमारे जो ज्यामिति में कमी आ रही है, क्यों गलती का किस जगह पे आ रही है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद VSEPR थ्योरी को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ओके बच्चों, ठीक है, टेक केयर।